नमस्कार साथियों, मैं सुमित सर, आप सबका न्यू स्टडी 14 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो से हेल्प मिलता है तो ठीक है। चलते हैं, आज पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक। पार्ट 1 आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं अभिक्रिया के प्रकार की तरफ। का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी कई प्रकार की होती है, ठीक है। समानताओं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी कई प्रकार की होती है, जिसमें से पहला अभिक्रिया लिख रहे हैं तो इस संयोजन या फिर इसको योगात्मक कह सकते हैं। संयोजन कहिए चाहे योगात्मक अभिक्रिया कहिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जिसमें देखिए इसमें आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैस अवस्था में बनेगा, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 पदार्थ मिलकर एक बनाए, यानी कि दो या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर बस केवल एक ही पदार्थ बनाएंगे तो वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें भी देखिए दूसरा वाला में 2 भाग हाइड्रोजन गैस और 1 भाग ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर जल बनाए, यानी 2 भाग जल बनाए, 2H2O, ये लिक्विड फॉर्म है। देखिए 2 गैस, 2 या 2 से अधिक मिलकर, तो यहाँ पे देखिए 2 मिलकर 1 बना रहा है, 2 मिलकर 1 बना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ बनाते हैं ना तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ मिलकर केवल एक बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक मिलकर केवल एक बनाएंगे, वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगली अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा वाला आपका विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरा वाला विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें यौगिक के जो अणु होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु के द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि मतलब कोई भी अगर यौगिक है वो अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो उसके तत्व का एक अणु है, एक परमाणु है या परमाणुओं का समूह है, वो किसी दूसरे तत्व के परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट है और ये आपका फेरस लोहा है, ठीक है, फेरस। तो इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या कर रहा है, ये कॉपर को प्रतिस्थापित कर दे रहा है। देखिए यहाँ से कॉपर को हटा दिए, यहाँ पे कॉपर था तो कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया, यानी कॉपर को हटा दिया। तो कॉपर को हटा दिया, ये आपका यहाँ से प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो देखिए कॉपर को हटा दिया यानी प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे विस्थापन की या प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हुई, ठीक है। दूसरा सेम उसी तरह से जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक है कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पर कॉपर को जिंक प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर भी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हुई, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि जो यौगिक के अणु है ना, तो उसका जो एक तत्व है, तत्व परमाणु का समूह जो होता है वो किसी दूसरे द्वारा, देखिए इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जिंक द्वारा कॉपर प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए तीसरी अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम है, पहला उदाहरण लिए हैं, सोडियम और जल, यानी सोडियम है और जल के 2 भाग, सोडियम के 2 भाग, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना, NaOH और हाइड्रोजन गैस। ऊपर का मतलब गैस है, नीचे का मतलब ठोस है, ठीक है। तो NaOH बनाया 2 भाग और 1 भाग हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है NaCl और AgNO3, ये दोनों आपस में मिलकर बनाए AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और प्लस NaNO3, ठीक है। तो देखिए दोनों आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है कि दोनों जो भी अभिक्रिया होगी, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है। देखिए एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। अब इसके आगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो दोनों
दोनों दिशाओं में होगी, ठीक है। तो ये एक ही दिशा में होगी तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं, आगे देखते हैं। देखिए केवल बस एक ही दिशा में संपन्न हो रही है, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये भी अनुत्क्रमणीय, ठीक है। एक ही दिशा में संपन्न हो अनुत्क्रमणीय, अगर दोनों दिशाओं में संपन्न हो तो उत्क्रमणीय, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका अभिक्रिया 4 है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है, ये अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाएँ ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कि जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए, इसके माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम आपका कार्बोनेट है, ठीक है। तो CaCO3 ताप यानी कि इसको गर्म करते हैं तो CaO और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और वही उसको अगर यानी यहाँ से देखिए नीचे से ठंडा करेंगे, नीचे का मतलब ये ठंडा आपका, यहाँ से ताप करेंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा। अगर ये इसको ठंडा करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फिर बन जाएगा। उसी तरह से देखिए दूसरा वाला एग्जांपल, PCl5 यानी इसको देखिए, ये भी आपका दो पार्ट में टूटा, PCl3 या PCl2 में है, PCl3 और Cl2 में। तो ये देखिए अब इसको यानी कि इससे दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों दिशाओं में चल रहा है कि नहीं, देखिए पहले क्लियर कीजिए। PCl5 है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा तो PCl3 बनाएगा और Cl2 बनाएगा। अगर ये दोनों को मिला देंगे आपस में तो क्या बनेगा, PCl5 बन जाएगा। तो ये इस टूट भी जा रहा है, यानी टूटने के बाद भी अभिक्रिया हो रही है तो दो पार्ट में टूट रहा है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने पर भी ये वाला प्राप्त हो रहा है, यानी इधर से इधर भी हो रहा है और इधर से इधर भी हो रहा है, तो ये दोनों दिशा में हो रहा है। ठीक सेम इसी तरह से ऊपर वाला में भी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जा रहा है, वो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और इन दोनों को मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये इसका जो चिन्ह उत्क्रमणीय कराता है, तो एक ऐसे तीर ऊपर कराएगा इधर का ऐसे, और एक नीचे का ऐसे कराता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए पाँचवा अपघटन अभिक्रियाएँ। तो ये आपकी ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें पदार्थ के जो अणु होते हैं दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाते हैं। ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ जिसमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक पार्ट में यानी परमाणु में टूट जाते हैं, दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, दो या दो से अधिक भाग में। तो देखिए यहाँ पे 2 भाग यानी 2 भाग KClO3 लिए हैं और इसको उष्मा दिए हैं, ठीक है। इसको जब उष्मा दिए हैं तो 2KCl में टूटा है और 3O2 में यानी कि 3 भाग ऑक्सीजन बना है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाला देखिए, तो ये पहला वाला आपका 2 पार्ट में टूट गया। तीसरा वाला देखिए 2 भाग फेरस सल्फेट है यानी कि FeSO4। अब इसमें देखिए क्या बना है, Fe2O3 बना है प्लस SO2 बना है प्लस SO3 बना है। तो देखिए ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक पार्ट में विभाजित हो जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित हो जाता है, वही आपकी अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो देखिए पहला वाला में 2 पार्ट में टूटा है, दूसरा वाला में 3 पार्ट में टूटा है, ठीक है। इसी तरह से आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें भी यहाँ पर उष्मा देने पर ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी उष्मा दी है, इसमें भी उष्मा दी है, 2 पार्ट में टूटा है, 3 पार्ट में टूटा। अब अपघटन अभिक्रिया आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा लेते हैं, आगे चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया देखिए क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें उसके पदार्थ के जो अणु होते हैं 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे PCl5 ये आपका 2 पार्ट में टूटा है, PCl3 और Cl2 में, ठीक है। यहाँ पे P नहीं है, Cl2 में टूटा है। उसी तरह से NH4Cl ये 2 पार्ट में NH3 प्लस HCl में टूटा है, ठीक है। तो इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी, ऐसे पहले जो था उसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ठीक है। जो एक ही पदार्थ होगा जो 2 या 2 से अधिक परमाणु पार्ट में टूट जाएगा। इसमें भी देखिए 2 या 2 से अधिक
पार्ट में टूटा है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए 7वां, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो इसमें देखिए ये ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें यौगिक के तत्व जो होते हैं वो अपना आयन आदान प्रदान करते हैं, आयन आदान प्रदान करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला आपका उदाहरण लेकर चल रहा है, AgNO3 प्लस सोडियम यानी कि NaCl। इसमें देखिए इस पर प्लस आयन होता है, इस पर ऋण आयन होता है, इस पर प्लस आयन होता है, इस पर ऋण आयन होता है। यहाँ पे प्लस आयन ऋण आयन, प्लस आयन ऋण आयन। तो देखिए क्या होता है, इसमें देखिए आपका Ag है और ये आपका NO3 है। तो इसमें देखिए प्लस आयन है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला इससे हटा है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए Cl है, तो Cl किसको हटाया, NO3 को हटा दिया, यानी कि यहाँ पे AgCl बना। ठीक है, तो आदान प्रदान किया। उसी तरह से देखिए ये वाला Cl यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों आपका आदान प्रदान किया आपस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चेंज करने के बाद ये बन गया, यानी कि ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया और ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया। तो देखिए जब ये वाला यहाँ पे आएगा तो AgCl बनेगा, और ये वाला जब यहाँ पे आएगा तो NaNO3 बनेगा। ठीक है, उसी तरह से सेम नीचे देखिए इतना आपका ये वाला जो होता है, ये वाला का धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है। ठीक है, तो ये वाला धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला ऋण आयन है, तो देखिए यहाँ से आपका चेंज हुआ है ये वाला। ठीक है, यहाँ से आपस में ये दोनों इंटरचेंज हुए प्लस वाला। ठीक है, हमेशा यही होगा। तो यहाँ पर देखिए CH3COO, H जो है Na से हट गया, Na द्वारा हटा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, CH3COO यानी COO Na, यहाँ पे H की जगह पे क्या आ गया, Na, इसके द्वारा प्रतिस्थापित यानी आदान प्रदान किए, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये वाला पूरा हट जाएगा तो H आ जाएगा, तो पूरा H हट गया, H आ गया, और वो H है तो वो H लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से देखिए बस सिंपल सा क्या, ये वाला माइनस वाला है, ये वाला माइनस वाला है, तो या तो माइनस वाला को हटाइए या तो प्लस वाला को दोनों में से किसी एक को हटाइए। देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको हटाएंगे तभी भी वही बनेगा, Na आ जाएगा इसके साथ है और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम हटा देते हैं तो इसको रखेंगे, इसको हटाएंगे तो इसको रखेंगे ना, प्लस वाला की जगह पर, तो यहाँ पे H रख दिए और इसको यहाँ पे रख दिए, तो देखिए बना Na और ये आपका OH। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको मिटा लेते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी और तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगती है यानी ऊष्मा शोषित की जाती है, तो उसमें उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो पहला आपका एग्जाम्पल देखते हैं, तो ऊष्माक्षेपी का है, दूसरा भी ऊष्माक्षेपी का है। देखिए इसमें क्या होता है, 2H2 प्लस O2 आपका क्या बना, 2 यानी 2 भाग H2O बना, और ऊष्मा कितनी निकली, 136.8 किलो कैलोरी। ठीक है, 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली। और दूसरा में देखिए क्या होता है, कार्बन है और 2 भाग यानी कार्बन है और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी निकली। तो ऊष्मा छेपी में आ जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों में ऊष्मा निकल रही है। अब इसमें देखिए ऊष्मा ली जा रही है, N2 प्लस O2 प्लस 42 किलो कैलोरी ऊष्मा ली जा रही है, तो क्या बना, 2NO बना। ठीक है, उसी तरह से देखिए चौथा वाला में PCl5 प्लस ऊष्मा, यानी उसमें कुछ ऊष्मा देंगे तो PCl3 और PCl3 बना और Cl2 बना। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा देखिए दोनों में ऊष्मा दी जा रही है, तो ऊष्मा शोषी होगा दोनों। ठीक है, दोनों ऊष्मा शोषी होगा, ये दोनों ऊष्मा छेपी होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में ऊष्मा ली जा रही है तो ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा छेपी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे
उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अपचयन और उपचयन देख लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उसमें अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर है, 2 भाग कॉपर है और ऑक्सीजन, ये इसमें ऑक्सीजन की देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यहाँ पे उपचयन की अभिक्रिया, उपचयन की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ पे देखिए कॉपर से हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए कमी हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है पर हाइड्रोजन में इसकी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि CuO में Cu का अपचयन, Cu में होगा, में है। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, तो जहाँ से ऑक्सीजन हटेगा वहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और जहाँ ऑक्सीजन बढ़ेगा वहाँ पर उपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन। तो यहाँ पे क्या होगा, उपचयन होगा, यहाँ पे अपचयन होगा। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि अपचयन और उपचयन जहाँ पे अभिक्रिया होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए यहाँ पे जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे अपचयन और यहाँ पे उपचयन। यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है, अभी अपचयन की, यहाँ पे उपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो जब दोनों अपचयन उपचयन की अभिक्रिया पाई जाती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिंक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन कॉपर में ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे वृद्धि होगी तो उपचयन, कमी होगी तो अपचयन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए कॉपर से ऑक्सीजन हटा है यानी कि कमी हुआ तो अपचयन हो गया। अगर वही हाइड्रोजन देखिए वृद्धि हो गया तो क्या होगा, अब उपचयन। ठीक है, तो ये आपका था। अब इसमें कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें लिखा है पहला, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, देखिए यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन जो है कम होगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन कम होगा, तो वहाँ पे उपचयन की अभिक्रिया होगी। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन कम होगा, तो उपचयन की अभिक्रिया होगी, उपचयन की अभिक्रिया होगी। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया होगी। अब देखिए यदि ऑक्सीजन कम होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, वहाँ पर अपचयन होगा, अपचयन की अभिक्रिया होगी। ठीक है, वहाँ पे अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए जिस अभिक्रिया में केवल एक पदार्थ द्वारा यानी उपचयन की अभिक्रिया होती है, दूसरे पदार्थ द्वारा अपचयन की अभिक्रिया होती है, वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, जहाँ पे एक पदार्थ द्वारा उपचयन की, एक पदार्थ द्वारा अपचयन की अभिक्रिया होती है, एक पदार्थ द्वारा अपचयन की, एक पदार्थ द्वारा उपचयन की अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब जैसे इसमें देख लिए आगे, इसमें उपापचय क्या होता है, उपचायक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। उपचायक देखिए क्या होता है, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उसको हम कहते हैं उपचायक। ठीक है, उपचायक। और जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उसको कहते हैं अपचायक, उसको कहते हैं अपचायक। उपचायक से ही समझिए जिनकी सहायता से उपचयन होता है उसको कहते हैं उपचायक, जिनकी सहायता से अपचयन होता है उसको कहते हैं अपचायक। जैसे देखिए उपचायक में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, आपका ओजोन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है,
हाइड्रोजन हो जाएगा अपचायक में हाइड्रोजन गैस, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन आदि। ठीक है, इस तरह से आपका ये अपक्रिया वाला पार्ट समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।